हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। इंटर के पेपर तो जस्ट आ ही गए, ऑलमोस्ट मान के चलो 2 दिन बाद। और फाउंडेशन के एग्जाम भी अब बस 1.5 महीना दूर, 1.5 महीना भी नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो 40 डेज दूर रह गए हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसी 5 बातें जो मैं नहीं, आईसीआई ने अपने रिसेंटली कंडक्टेड एक वेबिनार में डिस्कस करी है, जहां पर आईसीआई ने स्टूडेंट्स को बताया है वो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों ने अपने मॉक टेस्ट के अंदर करी। आप सबको पता होगा आईसीआई मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, तो जो भी चेकिंग ऑफ मॉक टेस्ट हुई है उससे रिलेटेड एक आईसीआई ने पूरा वेबिनार किया। वेबिनार लंबा चौड़ा था, उसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें कर रखी थी, सीए फाइनल की, इंटर की, तो उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूं मैं फाउंडेशन एज वेल एज इंटर वाले बच्चों के लिए, जनरल टिप्स जो उस सेमिनार के अंदर डिस्कस की गई थी। ठीक है जी, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आईसीआई की एक शिकायत है बच्चों से कि बच्चे अपने बहुत सारे आंसर्स के अंदर एजम्पशन नहीं लिखते। अब ये एजम्पशन वाली चीज ना अकाउंट्स के पेपर में हो सकती है, इंटर वाले बच्चों की बात करूं तो टैक्सेशन वाले पेपर में हो सकती है, और कई बार तो लॉ की भी किसी केस स्टडी के अंदर अगर इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है तो आपको एजम्पशन लेनी पड़ती है। एंड इट इज पॉसिबल कई बार कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होती है। प्रैक्टिकल पेपर में तो बहुत बार ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी, और अगर आप टैक्स के स्टूडेंट है तो आपको याद होगा इवन क्लास में मैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपको कराया करता था। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एजम्पशन की जरूरत है या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्लीज प्लीज उसे प्रोमिनेंटली लिख के आइए। प्रोमिनेंटली मतलब उसे अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर जो सजेस्टेड आंसर है, जो कंटिन्यूसली एग्जामिनर जिसे चेक किया जा रहा है, उससे आपका आंसर डेविएट भी करता है ना, तो वो एजम्पशन जो आपने हाईलाइट कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी है, उसको पढ़ के उसको ऑल्टरनेटिव एजम्पशन के बेसिस पर आपको नंबर देने ही देने पड़ेंगे। तो इस चीज को, छोटी सी चीज को ध्यान जरूर देना। आईसीआई ने इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। अगली चीज हमारी क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट्स। आईसीआई का कहना है खासकर प्रैक्टिकल पेपर के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर बच्चे ना फॉर्मेट नहीं बना रहे। और तो और छोड़ो, अकाउंट छोड़ो, टैक्सेशन के पेपर के अंदर बस फोकस है किसी तरह मैं आंसर निकाल के दे दूं। आईसीआई बेशक ये प्रोफेशनल एग्जाम है, फॉर्मेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, और फॉर्मेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी वर्किंग नोट्स। आपको हर चीज का वर्किंग नोट देना पड़ता है। हर चीज तो नहीं बोलूंगा, जो भी ट्रीटमेंट में कुछ भी आपने कैलकुलेशन करी, यू हैव टू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट। अगर आप टैक्सेशन का पेपर कर रहे हैं, आपने कोई ट्रीटमेंट करी मेन सॉल्यूशन के अंदर, उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको, उससे रिलेटेड रीजन आपको लिखना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स एंड प्रॉपर फॉर्मेट जरूर जरूर बनाइए, खासकर अकाउंटेंसी के पेपर में, जहां पर आपको कंपनी लॉ का जो शेड्यूल 3 फॉर्मेट होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। बिना फॉर्मेट के फालतू में आपको लगेगा आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा हो गया है, 16 मार्क्स मिलने चाहिए, बाद में पता लगेगा फॉर्मेट के नंबर कट गए। तो फॉर्मेट पे प्लीज ध्यान रखिएगा, और उस फॉर्मेट को बनाने के हिसाब से ही अपनी टाइम, अपनी स्पीड मेंटेन कीजिएगा पेपर के अंदर। नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, आईसीआई कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे उसने नोट किया, बच्चे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, लिख कुछ और रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग किसी और टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, वो काम तो आप बीकॉम में करते हो, कहानियां लिखते हो, मतलब उसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, मगर आपको आईसीआई की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआई ने आपको बोल दिया, अकाउंट्स का पेपर की बात कर लेता हूं, कि इस चीज का डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के अंदर कैसे होगा या नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे होगा, आप मुझे बताइए। ये एग्जांपल आईसीआई ने अपने सेमिनार में लिया था। तो अब बच्चा डिस्क्लोजर की जगह अगर सवाल करने लग जाए, अगर उसको पूरा क्वेश्चन कर दे, उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मांगा है, नंबर उस चीज के हैं। सिमिलरली अगर मान लो टैक्स में बहुत बार होता है, कई बार आईसीआई बोल देता है टैक्सेशन के पेपर में व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट, तो आपको आईसीआई एक्सपेक्ट कर रहा है वहां पे आंसर कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझाओ, यहां पे टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, या केस स्टडी लॉ की, इसके अंदर वो चीज टैक्स से वो चीज सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उस टॉपिक के बारे में इधर उधर की चीजें लिखे जा रहे हो और फिर आपको लग रहा है यार मैंने तो इतना बढ़िया आंसर लिखा, आईसीआई मुझे नंबर देगा, नहीं, आईसीआई टू द पॉइंट आंसर मांगता है और उसकी सपोर्टिंग प्रोविजन मांगता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ लेना, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तुम्हें आता है एक्साइटेड होकर लिखने लग जाए, ऐसा मत करना। अगली चीज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर लॉ में, टैक्स के अंदर सर सेक्शन नंबर याद नहीं होते, और तो और अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जब आप आंसर लिखते हो ना, कई बार पैरा नंबर कोड किया होता है। तो क्या सर ये पैरा नंबर, ये सेक्शन नंबर, ये रूल नंबर लिखना जरूरी है? आईसीआई ने बहुत बार क्लियर किया है, क्लासेस में भी आपको बोला जाता है और यहां पर भी सेमिनार में आईसीआई ने क्लियर किया, सेक्शन लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। हां,
सेक्शन गलत लिखने के नंबर कट सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेक्शन सही लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, मगर सेक्शन गलत लिखने के नंबर जरूर कटते हैं। तो सर अगर सेक्शन नंबर ना आता हो तो क्या करो, सीधा लिख दो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, as per accounting standard, as per the relevant provisions of accounting standard. If you don't remember the number, the paragraph number, the section number, गलत मत लिखो। आईसीआई ने क्लियरली बोला है हम आपकी मेमोरी टेस्ट करने नहीं बैठे, हम आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने बैठे हैं। कॉन्सेप्ट इज आगे क्या लिख रहे हो उस सेक्शन के अंदर, मेमोरी इज उस सेक्शन का नंबर। याद है, वेल एंड गुड, इट क्रिएट्स ए वेरी गुड इंप्रेशन। गलत मत लिख के आना, ठीक है जी। और आखिरी चीज क्या है, कंटेंट की क्वालिटी वर्सेस कंटेंट की क्वांटिटी। अब हम बच्चों को ना अक्सर आदत होती है बीकॉम के पेपर, ग्रेजुएशन के एग्जाम देने पे, कि टॉपिक देखा बेटा इस पे 6 पेज भरने ही भरने हैं, इस पे 5 पेज भरने ही भरने हैं। आईसीआई को कभी ये चीज पसंद नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आपको लगता है आप ज्यादा लिख के आओगे और उसका नंबर मिलेंगे आपको, कभी भी नहीं। तो कंटेंट की क्वालिटी मेंटर करती है। सर ये क्वालिटी क्या भला होती है? एज आई सेड इन पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो और टू दी पॉइंट क्वेश्चन को आंसर करो। अगर एक पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहे हो, आप लॉ की कर रहे हो, टैक्सेशन की कर रहे हो, जहां पे केस स्टडी में आंसर करना है, और आपने जब सोचा आपको आंसर करने का, तो पता ही होगा आपको इश्यू को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ लिखने हैं, और लास्ट में आपका एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना है। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। बट सवाल उठता है ये प्रोविजंस ऑफ लॉ कितने लंबे लिखने हैं? क्या मेरे को पूरी कहानी लिखनी शुरू कर देनी है? मान लो क्वेश्चन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का है, फाउंडेशन के बच्चे रिलेट करेंगे, तो क्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के जितने भी सेक्शन आते हैं उठा के लिख डालूं? मान लो जीएसटी का एक क्वेश्चन है, क्या सप्लाई, वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई और नॉट, सप्लाई से रिलेटेड 7(1)(a), 7(1)(b) जो भी आता है सब लिख डालूं? नहीं, जो उस पॉइंट में जो लाइन यूज हो रही है सिर्फ उसको लिखो, कंक्लूजन लिखो और बढ़ो आगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर 3 नंबर के होंगे। अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ छोटी सी केस स्टडी 6 मार्क्स की है तब लिखो, मगर अगर वही केस स्टडी 3 मार्क्स में पूछी गई है, आपको टू दी पॉइंट वो आंसर लिखना है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। इस तरह से आपका पेपर भी टाइम पर पूरा होगा, और आईसीआई को जो आंसर चाहिए, कूड़ा करकट उसको नहीं दोगे, उसको सिर्फ वही आंसर दोगे। तो ये छोटी सी 5 टिप्स थी, बड़ी सिंपल टिप्स हैं, बट ये चीजें आप अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन में डालोगे, आपको खुद 10 से 15 मार्क्स का इंपैक्ट दिखेगा अपने एग्जाम के अंदर। एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो आप मान के आए हो ना मेरे सही हैं, उनमें पक्का पक्का आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। आगे भी आपको टेली और एग्जाम ऐसी अपडेट्स, ऐसी टिप्स देते रहेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज संचित करोड़।